So this is course number ये अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुई. This is course number 403, maintenance engineering, 8th semester. This is about the course learning objectives, CLOs. That is to manage maintenance of plant and machinery. And the second objective is to increase profitability by using different maintenance approaches to run and operate machines in the best condition. तो आप लोग बेसिक सारे सीख लेंगे और कुछ आपको जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बता देंगे. तो ये फिर आप पे मुनहसर होगा कि आप जहाँ काम करेंगे वहाँ किस किस्म की मेंटेनेंस आप अप्लाई करना पसंद करेंगे और वहाँ उनका बजट कितना होगा, उनकी प्रोडक्शन कितनी होगी, ये सारी चीजें आप ज़हन में रख के मेंटेनेंस करते हैं. नंबर 3, to monitor the inventory of spares and its acquisition for timely repairs. इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपके पास स्टोर में अवेलेबल हो, आपके पास अवेलेबल हो. तो स्पेयर्स आपको लाजमी चाहिए होते हैं प्लांट एंड मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि जब आपको जरूरत हो उस वक्त आप बाजार जाएंगे या से चाइना से या जर्मनी से मंगवाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो इस तरह की जो क्रिटिकल चीजें हैं वो हम अपने पास तैयार रखते हैं. एक्विजिशन फॉर टाइमली रिपेयर्स, तो अगर आपने वो कंज्यूम कर लिए हैं तो नेक्स्ट टाइम यूज के लिए ये आपने टाइम पे दोबारा से मंगवानी है ताकि अवेलेबल रहें ये आपको मेंटेनेंस के लिए. टू ओवरसी द मेंटेनेंस बीइंग परफॉर्म्ड सेफली. काम तो आप लोग करेंगे लेकिन वो काम जो है वो सही भी हो और वो सेफ भी हो, इसमें किसी को नुकसान ना पहुंचे. कहीं मूविंग मशीनरी हो सकती है तो किसी का हाथ पांव ना कट जाए, किसी के ऊपर वजन ना गिर जाए. तो जब भी मेंटेनेंस हो रही हो तो आपने ये इंश्योर करना होगा कि सारे काम सेफ तरीके से हो रहे हैं. तो सेफ्टी प्रिकॉशंस पे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन बाद में अफसोस करने से बेहतर ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लगा लिया जाए और लोगों को महफूज बना लिया जाए. और नंबर 5 पे हमने रखा हुआ है लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशन. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ गियर्स, वाल्व्स, कन्वेयर बेल्ट्स, अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट्स, ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक्स हैं. जो मेंटेनेंस की किताबें होती हैं उनमें इन हर एक चीज जो मैंने लिखा हुआ है इनके बारे में लिखा होता है. तो आप जो मेंटेनेंस की किताबें हैं उनमें ये पढ़ सकते हैं. हम ज़ाहिर सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो किसी एक चीज़ का, मसलन मेंटेनेंस ऑफ गियर्स पे हम अगर टाइम लगाएंगे तो हमारा ज़्यादा टाइम वहाँ लग जाएगा, तो हम बेसिक्स नहीं सीख सकेंगे. तो हमारा जो टारगेट है कि मेंटेनेंस के बेसिक्स सीख लें. इसकी जो एडवांस जो भी चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है काफ़ी टाइम लगेगा हमें उसको सीखने में. ये उसका है कि प्रायोरिटी क्या है, यानी प्रॉब्लम एनालिसिस हमारी हाई प्रायोरिटी है कि आप एनालिसिस सीख लें. इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, फॉल्ट कहाँ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज, और ये थोड़ा सा टीम वर्क के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमारा इंटरेस्ट होगा. दिस इज अबाउट द कोर्स. ये जो आप वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का जो फोल्डर है वहाँ से, जो पेज है वहाँ से, तो ये लिखा होगा ऊपर. मैंने ज़रा सिंप्लीफाइड जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं वो लिख दिया है. क्या है इसमें, यानी डेफिनेशंस. आज हम कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ लेंगे. टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में पढ़ लेंगे. एसेट रजिस्टर के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे. रन टू फेलियर एक तरीका है
मेंटेनेंस का, और ये कोई तरीका नहीं है। यानी आप अपनी मशीनरी को चलाते रहें जब तक कि वो खराब ना हो जाए। तो ये एक तरीका गिना जाता है। और उसके बाद है करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आप टाइमली कुछ ना कुछ काम करते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस के बावजूद इसके कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो इसके बावजूद भी फेलियर हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो मेंटेनेंस है वो है करेक्टिव मेंटेनेंस। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हम कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करते हैं ताकि हम मशीन से इंफॉर्मेशन ले लें कि वो फेल होने से पहले हमें मशीन बता दे। तो बेसिकली द मशीन्स दे आर टॉकिंग टू यू। वो आपको इशारे करके बताती हैं। मसलन कोई रोटेटिंग मशीन है, पंप है, तो उसका बेयरिंग जो है वो आवाज देना शुरू कर देगा शुरू में। तो उसकी आवाज ज्यादा हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि बेयरिंग जो है अब अपनी लाइफ पूरी कर चुका है और उसको तब्दील करना है। आप जब उसको तब्दील नहीं करते तो तब वो मोटर जो है जल जाती है। तो आम जो मोटर है आपने घर में लगाई हुई है, इसने कभी भी नहीं जलना, क्योंकि उसका लोड पता है कि कितने फुट इसको चढ़ाना है। बात चीजें होती हैं उसमें लोड जो है वो वेरिएबल होता है, आप कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन बाज में जिस तरह के आपके घर के में पानी की मोटर है कि नीचे की टैंकी से वो ऊपर की टैंकी में पानी ट्रांसफर करती है, तो इसमें आपको यानी लोड जो है वेरिएशन का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो जब लोड वेरिएशन नहीं हो रही होगी तो इसका मतलब ये है कि लोड सेम है। जब लोड सेम है तो मशीनें ऐसे ही डिजाइन होती हैं, उसके हिसाब से इसने मुसलसल चलना होगा जब तक के कोई नुकसान ना हो जाए। तो नुकसान क्या हो सकता है कि उसका बियरिंग खराब हो जाए। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से भी हो सकता है कि वोल्टेज आपकी फ्लक्चुएट कर जाए, तो उससे भी यानी वोल्टेज कम हो जाए तो करंट उसका ज्यादा हो जाएगा। लोड वही है, लोड तो कम नहीं हो रहा, तो वो चल जाएगी। तो दो चीजें हैं जिससे ये आपके घर में मशीन जो है वो पानी की वो जल सकती है। तो इस तरह इसके लिए हम लगा सकते हैं। अब इसी मोटर को यानी बचाने के लिए एक तो ये है कि उसकी वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन तो शोर है वो आप सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं कोई इस पे सेंसर लगा लूं तो आप सेंसर भी लगा सकते हैं। तो उस सेंसर जो है वो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड नोट कर लेगा कि ये अब ज्यादा हो गया है, तो सेंस कर देगा और वो एक्चुएट कर सकता है किसी मैकेनिज्म को कि उसको ऑफ कर दे। और दूसरा जो है वो अंडरलोड या ओवरलोड, अंडरलोड ओवरलोड तो नहीं होगा, वोल्टेज होगा कि अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज, तो उसकी प्रोटेक्शन भी आप रख सकते हैं। तो अगर आप घर की मोटर के लिए ये यानी वोल्टेज अंडर या ओवर का सेंसर लगा दें और ये नॉइज का या वाइब्रेशन का सेंसर लगा दें तो वो शायद कभी ना चले। आरसीएम, रिलायबिलिटी सेंटर्ड मेथड, ये एक खास तरीका है कि आपको मेंटेनेंस आती है, समझते हैं उसको, लेकिन आप रिलायबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं उसकी। तो रिलायबिलिटी आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अब रिलायबिलिटी इसके बारे में तो ज़ाहिर है हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कोई एक पार्ट है कि वो महीने बाद खराब हो जाता है और बाकी पार्ट जो हैं वो साल भर खराब नहीं होते। तो जो एक पार्ट महीने में खराब होता है तो इस साल में 12 दफा खराब होगा। तो हम ऐसे डिजाइन बना सकते हैं कि कोई चीज जो है वो फेल ना हो, वो खराब ना हो। ये हम यानी अब इस लेवल पे हम इंजीनियरिंग में आ गए हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो सिर्फ उस एक पार्ट की रिलायबिलिटी हमने बढ़ानी होगी ताकि वो भी साल खराब ना हो। तो हम सबकी उम्र एक जितनी कर लेंगे कि सारी चीजें जो हैं वो खराब तभी होंगी जब वो एक साल की ड्यूटी कर लें। तो इस तरीके से हम
उस इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये यानी एक इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी चाहिए कि खराब कौन सी चीज हो रही है, कितने अरसे बाद खराब हो रही है, और उसको खराब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके अलावा मेंटेनेबिलिटी के कोई इक्विपमेंट है तो उसकी मेंटेनेंस कितनी आसान है, इन्वेंट्री कि आपने कितना स्पेयर अपने पास रखना है, क्वालिटी, सेफ्टी, कॉस्टिंग, लुब्रिकेशन, आउटेजेस, ये चीजें जो हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे किताबों का नहीं लिखा मैंने, मैं इसको देख लेता हूँ, यहाँ कहीं मैंने लिखा हुआ है किसी, इसमें है शायद। ये आपका यानी हम बनाते हैं आपके पूरे सेमेस्टर का कि क्या क्या हम कब पढ़ रहेंगे। तो ये यानी वीक 1 इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर स्टूडेंट, कोर्स आउटलाइन, बुक्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नीड ऑफ द सब्जेक्ट, वर्ड ट्रेंड्स। तो वर्ड ट्रेंड में क्या है कि लोग दुनिया में कैसे ये मेंटेनेंस करते हैं। तो लोगों ने रिसर्च की है, उन्होंने अपने अपने तरीके बताए हैं, और ये तरीके आपको बाद में ये मिल भी जाएंगे जब आप ये मेंटेनेंस वगैरह पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो उन्होंने ऐसे तरीके बनाए हुए हैं कि वो उसको अपने जो कंपटीटर्स हैं उनसे छुपा के रखते हैं ताकि ये कामयाब रहें और वो एज हासिल रहे उनको बाकियों पे। और ये तब वो करते हैं जब वो तकरीबन सबको पता चल जाए कि ये, हाँ, ये तरीका जो है वो बेस्ट है। तो किताबों का मैं देखता हूँ, मैंने चंद किताबें यहाँ पे रखी हुई हैं, यानी ये रिकमेंडेड बुक्स, इसमें इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, मॉडर्न अप्रोच बाय ढिलोन। ये वाली किताब जो है ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा सॉफ्ट फॉर्म में। ये सारी किताबें सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल हैं। मेंटेनेंस फंडामेंटल्स बाय कीथ मोबले, इन्होंने वाइब्रेशन में और मेंटेनेंस में काफी काम किया हुआ है। तो एक किताब उनकी ये है, और ये इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर लिखी है, ये मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हैंडबुक। ये तो हैंडबुक काफी बड़ी किताब है, काफी मोटी किताब है, तो ये सबके लिए नहीं है। रेफरेंस में मैंने मंगवाई है, एक दो चंद किताबें वहां पे पढ़ी होंगी, तो आप अगर चाहें तो वहां ये किताब पढ़ सकते हैं। और ये बाकी वैसे मैं सारी आपके लिए इनको अवेलेबल कर दूंगा अपने ये फोल्डर में, गूगल ड्राइव में। देख लें, ये हमारा टारगेट है। मैंने डेज के हिसाब से इनको लेबल किया है कि ये हम पढ़ेंगे। अगली क्लास में ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पर्संस इन द ये इन द टीम, मेंटेनेंस मैनेजमेंट कैसे होगी, इक्विपमेंट रजिस्टर क्या होगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, करेक्टिव मेंटेनेंस क्या है, प्रिडिक्टिव। तो ये बारी बारी हम सबको पढ़ेंगे। आज चूंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आज इंट्रोडक्शन के हिसाब से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये मेंटेनेंस, इसको डिफाइन कर लेते हैं। टर्म्स मेंटेनेंस के लिए चंद डेफिनेशंस ये मैंने यहाँ पे अलग से रख लिए हैं। कुछ मैंने एक डिक्शनरी रखी है यहाँ पे, आखिर में ये है डिक्शनरी। तो ये आपने पढ़ने हैं ताकि जो भी टर्म्स किताबों में हैं या कभी कभी मैं इस्तेमाल करता हूं तो वो आपको समझ जाए कि ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है। दूसरा, लॉ के लोगों की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है,
हमारे इंजीनियर्स की लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है, तो ये मेंटेनेंस के लिए भी लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। यानी जो टर्म्स यूज होती हैं, ज़ाहिर है उसी को हम लैंग्वेज कह रहे हैं, कि यहाँ हम जरा मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करेंगे। सो क्या है डेफिनेशन? ऑल एक्शंस अप्रोप्रिएट फॉर रिटेनिंग एन आइटम, पार्ट और इक्विपमेंट इन और रिस्टोरिंग इट टू अ गिवन कंडीशन। तो ये है डेफिनेशन कि जो भी एक्शंस आप लेते हैं और किस चीज के बारे में, कोई आइटम है, पार्ट है या इक्विपमेंट, तो उनके साथ क्या करना है कि उसको रखना है उस कंडीशन में जिसमें वो काम करता है, या अगर वो उस कंडीशन में नहीं रह सकता तो उसको रिस्टोर करना है उस कंडीशन में जिसमें वो काम करता है या कर सकता है। उसको हम गिवन कंडीशन कहते हैं। यानी उसकी जो यूजफुल लाइफ है कि जिसमें वो यूज हो सकता है, उसको हम बढ़ाएं और वो काम का रहे। तो इसको हम मेंटेनेंस का नाम देते हैं कि ऑल एक्शंस अप्रोप्रिएट फॉर रिटेनिंग, कि वो रिटेन रहे, खराब ना हो। जिस तरह आपकी गाड़ी है, आप उसके खराब होने का आप इंतजार नहीं करते, बल्कि 3,000, 4,000 या 5,000 किलोमीटर के बाद उसका ऑयल चेंज कर देते हैं। तो बजाय इसके कि आप ऑयल चेंज ना करें और आपका इंजन जो है वो बैठ जाए, आप सिर्फ ऑयल चेंज करते हैं, तो आपका इंजन जो है वो बहुत अरसे तक काम कर सकता है। इसी तरह हमने जो हवा इंजन को चाहिए होती है, उसके आगे फिल्टर लगाया हुआ है। तो बजाय इसके कि गंदी हवा आए और इंजन को खराब करे, तो हमने वहां पे एक फिल्टर लगा दिया है। अब फिल्टर का काम क्या है? वो साफ हवा आगे भेजेगा। तो साफ हवा करने के लिए जो हवा में डस्ट है, वो रोक लेता है आपका फिल्टर। फिल्टर की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो वो जब रोकता रहता है, तो वो खुद गंदा होता रहता है, लेकिन आपके इंजन को मुनासिब मिकदार में हवा देता रहता है। लेकिन जब तकरीबन 10,000 का हमने लिमिट रखा है कि 10,000 किलोमीटर पूरे हो जाएं, तो ये हवा का फिल्टर चेंज कर दें। इसी तरह जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का फिल्टर है, लुब्रिकेटिंग ऑयल में भी इंजन के गंद वगैरह आते रहते हैं और बाहर से भी कुछ आ सकते हैं, तो वो उसको रोकता है कि वो ऑयल के साथ इंजन में ना चला जाए। तो जब आप ऑयल चेंज करते हैं तो उसके साथ ऑयल फिल्टर भी चेंज कर देते हैं। इसी तरह पेट्रोल में भी गंदगी आने का खतरा होता है, तो कुछ वक्त के बाद आप उसका भी फिल्टर चेंज कर लेते हैं। तो ये वो एक्शन है कि आप उसको रिटेन करना चाहते हैं कि वो खराब ना हो, लेकिन जब वो खराब हो जाए तो फिर आपको कुछ और एक्शंस लेने पड़ते हैं, और उनको हम कहते हैं रिस्टोर। यानी खराब हो गया है, मशीन रुक गई है, मशीन अब काम नहीं कर रही, तो अब आप उसको रिस्टोर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और क्या किस चीज को किस कंडीशन में रिस्टोर करने के लिए? गिवन कंडीशन, यूजफुल कंडीशन। इसी तरह मेंटेनेंस के साथ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो क्या है। द एक्टिविटी ऑफ इक्विपमेंट और आइटम मेंटेनेंस that develops concepts, criteria, and technical requirement in conceptual and acquisition phases to be used and maintained in current status during the operation phase to assure effective maintenance support of equipment. तो मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का काम ये है कि ये जब इक्विपमेंट खरीदेंगे, यानी सबसे पहला एक्शन तो यही होगा कि वो इक्विपमेंट खरीदने जाएंगे कि हमने प्रोडक्शन करनी है और उस प्रोडक्शन के लिए हमें इस किस्म का इक्विपमेंट चाहिए। तो वो ऐसे इक्विपमेंट खरीदें जो कि वो आसानी से मेंटेनेंस उसकी कर सकें। अब अगर आपने सुना है कि से इंग्लैंड में या जापान में कोई ऐसी इक्विपमेंट है कि ये इस तरह से काम करती है और बहुत अच्छी है,
और आप यहाँ मंगवा लें उसको, फिर आप उसकी मेंटेनेंस ना कर सकें, तो जाहिर है मशीन बंद हो जाएगी, और जब बंद होगी तो नुकसान होगा। तो हम ऐसा नहीं करते। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि हम जब गाड़ी खरीदते हैं तो या वो होती है टोयोटा और या होती है सुजुकी। जब आपने जरा महंगी गाड़ी खरीदनी होती है तो दैट इज टोयोटा। जब आपने सस्ती छोटी गाड़ी खरीदनी होती है तो दैट इज सुजुकी। तो रीजन क्या है? रीजन सिर्फ यही है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में चल चुकी है, इसके पार्ट्स आपको ये जहां भी खराब हो जाए आसानी से मिल जाते हैं। चाहे आप पेशावर में हो, चाहे आप गिलगित में हो, चाहे आप कराची में हो, आपको उसके पार्ट्स मिल जाते हैं। जो नई गाड़ियां आती हैं तो उनका स्पेयर मिलना मुश्किल होता है, तो इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाते मार्केट में। इसको ट्रिपल एस वो कहते हैं, स्पेयर सर्विस, और तीसरा एस भी किसी चीज के लिए है। तो स्पेयर उसके लिए आपको अवेलेबल करने होते हैं, सर्विस देना होती है, बात चीजें यानी उस गाड़ी के शायद मुख्तलिफ होंगे दूसरे से। तो सेल, सर्विस और स्पेयर्स, ये तीन चीजें वो हर जगह प्रोवाइड करते हैं। आजकल जिस तरह के ये चंद गाड़ियां आ गई हैं, प्रोटॉन आ गई है, तो अब प्रोटॉन का पेशावर में ये ट्रिपल एस बन गया है। इसी तरह जो एमजी मोटर्स हैं तो उन्होंने भी अपने शोरूम्स वगैरह खोल लिए हैं। तो सेल, सर्विस और स्पेयर्स का उनका आ गया है। और ये सिर्फ इस तक महदूद नहीं है कि हम एज इंजीनियर कौन सा खरीदेंगे, हम डिजाइनर्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम डिजाइन कर रहे हैं कोई इक्विपमेंट, तो हम कैसे डिजाइन करें कि वो कम से कम मेंटेनेंस मांगे। तो ये भी है। और फिर ये हमें लिहाज़ान रखना पड़ता है कि जो मशीनरी यूज कर रहा है उसको क्या क्या मसाइल हैं, और जो उसको डिजाइन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उनको क्या क्या मसाइल हैं। कौन से ऐसे मसाइल हैं इन मशीनरी यूजर के, जिनको ये मशीनरी बनाने वाले फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको यानी जो उनको मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं। तो ये उनमें बाकायदा राबिता होता है। ये मशीनरी जब आप किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो वो आपके साथ लाइजान रखते हैं काफी अरसे तक। वो आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के ज़ाहिर है वो पैसे भी चार्ज कर रहे होंगे आपको, जो मशीनरी आपको बेचते हैं उसमें वो उसको चार्ज कर लेते हैं। लेकिन एडवांटेज क्या होता है, वो अपनी मशीनरी जो है उसको अपडेट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर बना लेते हैं, आपको जो मसाइल आते हैं उस उन मसाइल को हल करके। और आपको फायदा ये होता है कि आपकी मशीनरी जो है वो ट्रबल फ्री चल रही होती है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट जरा मुख्तलिफ है। मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मुख्तलिफ है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट मुख्तलिफ है। Maintenance management में क्या है? It is the collective term for describing the management process of leadership and organization, planning and scheduling, preventive maintenance, condition monitoring, execution of maintenance repairs, recording, रूट कॉज फेलियर एनालिसिस। अब ये एक स्पेशलाइज्ड टॉपिक है कि रूट कॉज फेलियर एनालिसिस आपने करना है कि ये क्यों खराब हुई और उसको कैसे उस खराबी को एलिमिनेट कर सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल डेटा सपोर्टिंग द प्रोसेसेस अबव। तो क्या है ये? मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज करना होता है ये मेंटेनेंस को, तो मैनेजमेंट ने लीडरशिप देनी होती है। प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, आप आपकी मर्जी नहीं होगी कि आप कब मशीन को खोलते हैं और उसको ठीक करते हैं। इसको आपने प्लान करना होता है और प्लानिंग के बाद शेड्यूल करना होता है। प्लानिंग में क्या है? कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या चाहिए होगा, कहाँ से आएंगी ये चीजें। और शेड्यूलिंग, मशीन एक हम शिफ्ट चला रहे हैं 9 to 5, तो
9 to 5 तो ये चलेगी, 5 o'clock जब ये मशीन बंद हो जाएगी तो फिर मेंटेनेंस शुरू होगी। तो ये है शेड्यूल। या पूरा हफ्ता तीन शिफ्ट में मशीन चल रही है और इतवार को बंद होता है, तो इतवार को आप लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग। और फिर ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये होता है कि आप कुछ ना कुछ मशीन के साथ कर रहे होते हैं। आपका जो मेंटेनेंस है इसमें आप वर्क मेजरमेंट एक टर्म है, यूज होती है कि आपको पता होता है कि कोई काम कितने वक्त का है, कितने घंटों का है या कितने दिनों का है। तो उसके हिसाब से आप रोज जो आपके पास वर्कर्स आते हैं उनको ड्यूटीज देते हैं। तो जाहिर है जब आप मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये इक्विपमेंट फेल होगा और फिर उसके बाद आप मेंटेनेंस करेंगे। तो यानी आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जिस तरह के तेल चेंज करना है, ये फिल्टर चेंज करना है, बेल्ट टाइट करना है, कोई नट बोल्ट्स टाइट करने हैं, तो ये चीजें रेगुलरली होती हैं। तो वर्कर्स जो हैं वो आपके इंतजार में नहीं बैठे होते कि मशीन खराब होगी तो हम करेंगे। तो ये जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के काम है वो शेड्यूल होते हैं रोज के हिसाब से कि आज ये होगा, कल ये होगा। इनके अलग से चार्ट्स होते हैं, उन चार्ट्स में सबको पता होता है कि आज क्या होगा और किस किस की ड्यूटी है, क्या क्या काम करने की। तो वो उस तरह ये शेड्यूल होती हैं। कंडीशन मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि आप उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये अमूमन प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में होता है कि आप उसकी कंडीशन को चेक कर रहे हैं। आपको पता है कि ये मसलन आज आपको अब ये आवाज आ रही होगी हमारे पड़ोस में किसी की ये पानी की मोटर चल रही है, तो ये आवाज अब खतरनाक है। लेकिन इस आवाज के साथ भी ये कई महीने चल सकती है। लेकिन अब ये चूंकि आवाज ज्यादा है तो एक तो आवाज आपके पास आ रही है तो इसका मतलब ये कि एनर्जी वहां लॉस हो रहा है। दूसरा वहां पे जब ये आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बेयरिंग उसका खुश्क चल रहा है, वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, तो वो एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब जो इसका मालिक है उसको ये एहसास नहीं है, वो इसको कब ठीक करेगा, जब ये मशीन जल जाएगी। तो ये है कंडीशन मॉनिटरिंग। तो ये चीजें मशीन खुद बता देती है कि मुझे ये मसला है, और जब मशीन बता देती है तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए। और मशीन कब फेल होगी तो ये कंडीशन मॉनिटरिंग में आपको इसका भी पता होता है। आपके पास बेसलाइन डेटा, इसको कहते हैं बेसलाइन डेटा होता है। तो उस तक पहुंचने से यानी जो बेसलाइन डेटा फॉर फेलियर है उस तक पहुंचने से पहले आपको मेंटेनेंस करना होती है। एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस रिपेयर्स तो जाहिर है जब आपने प्लान कर लिया है, शेड्यूल कर लिया है, तो फिर एग्जीक्यूट भी करना होगा। रिकॉर्डिंग रूट कॉज फेलियर एनालिसिस, अच्छा रिकॉर्डिंग अलग है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि आप जो भी आपने काम किया है उसका रिकॉर्ड अपने साथ लिख लें कि आइंदा आपको पता हो कि जब ये वाला मसला दोबारा होगा तो आपको पता हो कि पिछली दफा हमने क्या क्या किया था। हमें मसलन आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसमें कोई ये वाला पार्ट हम चेंज करेंगे और वो आपको चेंज करना पड़ा। उसके लिए आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ा कि वो पार्ट जो है वो कराची से पहुंचे। तो आइंदा जब आप ये करेंगे तो आप वो वाला पार्ट पहले से मंगवा लेंगे ताकि आप ये गलती एक दफा हो गई है वो दूसरी दफा ना हो। स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, ये तो जाहिर है आपको करने होंगे। मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल डेटा सपोर्टिंग द प्रोसेसेस अबव। तो टेक्निकल डेटा का मतलब ये है कि आप कोई भी मेंटेनेंस है उसके लिए प्रोसीजर्स वगैरह ये सारा आप लिख लेते हैं कि हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे और इस तरीके से ये करेंगे। तो ये भी आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ये मेंटेनेंस इतनी आसान हो जाती है इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि फिर कोई भी ये इसको कर सकता है, यानी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए उस आदमी को।
क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपर्ट आदमी होगा उतनी उसकी ज्यादा तनख्वाह होगी, ज्यादा तनख्वाह ज्यादा खर्चा, ज्यादा खर्चा प्रॉफिट कम। तो कम तनख्वाहों पे अगर आपको लोग दस्तयाब हैं तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हम पाकिस्तान में कहते हैं कि यहाँ लेबर सस्ती है, तो क्यों ये कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हम कम तनख्वाहें देते हैं, उनसे ज्यादा प्रोडक्शन ले लेते हैं, तो इस तरीके से प्रॉफिट लोगों का ज्यादा होगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में या खुसूसन हमारे सूबे में तनख्वाहें तो कम हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी भी कम है। यानी एक बंदा जो है, जो काम पूरे दिन में करता है, वो अगर पंजाब से वो मंगवाए तो वो वही काम 2-3 घंटे में कर देता है आपको। तो अगर आप पंजाब वाले लड़के को एम्प्लॉय करेंगे यहाँ पे, तो एक दिन में आपको 2-3 दिन का काम करके दे सकता है। इसीलिए अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेट में जाएंगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पंजाबी हैं। तो उनको काम करने का पता होता है, उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं, उनमें नखरे नहीं होते, तो वो ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा मुनाफा अपने लिए भी बनाते हैं और जिनके लिए काम करते हैं उनके लिए भी बनाते हैं। तो ये है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। आगे हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से पहले हमने जो लिखा था, आपने देखा रन टू फेलियर, जो डिफिनेशंस वगैरह हैं, ये हमारे कोर्स आउटलाइन उसमें रन टू फेलियर था। रन टू फेलियर का मतलब ये है कि आप कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे, मशीन खराब हो जाए तब एक्शन लेते हैं। तो एज सच ये कोई मेंटेनेंस का अच्छा तरीका तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है रन टू फेलियर। उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। So, what is preventive maintenance? All actions carried out on planned, periodic, and specific schedule to keep an item or equipment in stated working condition through the process of checking and reconditioning. These actions are precautionary steps undertaken to forestall or lower the probability of failure or an unacceptable level of degradation in later service, rather than correcting them after they occur. आपने ये पढ़ भी लिया है, सुन भी लिया है, और कुछ ना कुछ आपको समझ आ भी गई है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मेंटेनेंस का। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम करते हैं ताकि मशीन चलती रहे, खराब ना हो। जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले बात की कि फिल्टर चेंज करना, ऑयल चेंज करना, बेल्ट टाइट करना, ये सारे काम हैं हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में करते हैं। हम ये क्यों करते हैं? हमारे पास इंडस्ट्रियल एवरेजेस अब अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें जो भी हम यूज कर रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज में यूज हो रही हैं, तो हमें हर एक चीज का पता है कि इस चीज का लाइफ स्पेन इतना होगा, इसका लाइफ स्पेन इतना होगा, इतने अरसे बाद ऑयल कंटेमिनेट हो जाता है तो उसको चेंज करना होता है, इतने वक्त के बाद फिल्टर चेंज करना होता है, ये खराब हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। उसके हिसाब से हमने शेड्यूल दिए होते हैं। आप जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें ये मेंटेनेंस के कुछ वो बताए होते हैं, आपको लिखा होता है उसके मैनुअल में कि ये काम आपको इस वक्त में करने होंगे। आपको कुछ ऑयल लेवल्स चेक करने होते हैं, कुछ वाटर लेवल्स चेक करने होते हैं मशीन को चलाने से पहले, और फिर जब मशीन चल पड़े तो फिर क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, यानी कितनी वोल्टेज आ रही है, कितने एम्पेयर्स मशीन ले रही है, कितने प्रेशर्स आ रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आप ख्याल करते हैं, तो ये सारी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आती हैं। तो आप मशीन के खराब होने से पहले एक्शन ले लेते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस यानी आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का शेड्यूल रखा हुआ है, सब लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, इसके बावजूद बाज फेलियर्स हो जाते हैं। तो बाज फेलियर्स क्यों होते हैं? वो फेलियर्स
अनफोर्सीन रीजंस की वजह से होते हैं, जिनका आपको पता नहीं है। अब पता नहीं है, हो सकता है अगर ये चंद बार हो जाए तो फिर ये अनफोर्सीन नहीं रहेगा, फिर इसको भी आप शेड्यूल में शामिल कर लेंगे। लेकिन जिस तक वक्त तक आपको पता नहीं है, तो उस वक्त तक आप उनको करेक्टिव मेंटेनेंस देते रहेंगे। तो ये है कि आप अचानक पता चलता है कि ये, जिस तरह अब ये जो मोटर की आवाज आ रही है, ये अचानक शुरू हो गई है, तो अभी फेलियर नहीं हुआ, तो आप उसको यानी इमरजेंसी बुनियाद पे भी कर सकते हैं और उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। सो द अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस आर रिपेयर टू रिटर्न द आइटम और इक्विपमेंट टू डिफाइंड स्टेट and carried out because maintenance persons or users perceived deficiencies or failure. तो अनशेड्यूल्ड यहाँ पे शायद इसलिए लिखा है कि जो आम शेड्यूल है जो कि साल का बनता है कि आप ये इस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, उसमें ये शामिल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने ये नोट कर लिया कि ये कोई मुख्तलिफ आवाज है या देर इज सम प्रॉब्लम, और फिर आप करते हैं, तो फिर ये जरूरी नहीं है कि आप फौरन मशीन रोक के करें। उसमें आपके पास शेड्यूल करने का टाइम हो सकता है, बाजों का तो शायद ना हो, लेकिन ये हो सकता है। सो दैट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। जब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगी। और नेक्स्ट है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। सर जी सर क्वेश्चन एक था आपसे। जी जी पूछ लें। सर अभी आपने बताया ना ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जी तो इसमें सर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम किसी इंडस्ट्री में ना, तो उस इंडस्ट्री का ये होता है कि उन्होंने डेज रखे हुए हैं मेंटेनेंस के लिए ना, या मंडे या सैटरडे फॉर एग्जांपल, ये 2 डेज है मेंटेनेंस वालों के लिए। क्योंकि हम्म मैंने वो पावर हाउस में की थी इंटर्नशिप, तो उन्होंने मंडे और सैटरडे रखा हुआ था मेंटेनेंस के लिए। तो हाँ वहां पे अगर मतलब कोई टरबाइन या कोई भी पंप वगैरह खराब हो, तो वो मंडे और सैटरडे को आगे ठीक ठीक करते थे। तो हाँ फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मंडे या ट्यूसडे में, या मतलब जो भी 2 डेज उन्होंने वीक में रखे हुए हैं, उसमें अगर कोई भी हमारे पास पार्ट खराब ना हो, तो दरमियान के मतलब दिनों में अगर कोई पार्ट खराब हो जाए, तो फिर उनको मेंटेनेंस के लिए जब वो आएंगे, तो फिर पूरा मतलब पावर हाउस उनको बंद करना पड़ेगा। मींस कि वो टरबाइन तो बंद करनी पड़ेगी, तो फिर उनको बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा फिर उससे। नहीं, इसी तरह होता है। जिस तरह आपका है एक्सपीरियंस, आपने देखा है कि वो हफ्ते में 2 दिन तो इक्वली स्पेस वो कर देते हैं कि तीसरे दिन या चौथे दिन वो कर सकते हैं, यानी दरमियान में टाइम जो है वो उन्होंने इक्वली स्पेस कर दिया है। तो इस दौरान अगर कोई मसला आता है तो वो खुद उन्होंने यानी टाइम रखा हुआ है ऐसा कि उस वक्त उतना बिजली पैदा करने की जरूरत नहीं होती, तो उस दौरान में वो मेंटेनेंस कर लेते हैं। तो ये सस्ता पड़ता है। और अगर इस दौरान के अलावा कहीं फिर खराब हो जाए, तो फिर यानी आपको लोग भी मंगवाने पड़ते हैं और मशीन भी बंद करना पड़ती है। तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा और जो आपका खर्चा है वो भी ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे सारी बारी बारी, लेकिन जाहिर है इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है और हमने तरतीब से आगे बढ़ना है, तो ये डिस्कशन हम साथ करते रहेंगे। मैं आपको मौका दूंगा कि आप सवाल पूछें। फिलहाल चूंकि मैं आगे बढ़ना चाह रहा था तो मैंने आपको मौका नहीं दिया। बहरहाल अच्छा ये है कि शेड्यूल्ड मेंटेनेंस हो, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जो है वो आपकी नालायकी समझी जाएगी कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सके कि ये शटडाउन, ये ब्रेकडाउन आएगा। तो ब्रेकडाउन आने से पहले मेंटेनेंस आपको कर लेनी चाहिए, तो उसको हम प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज द प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, द यूज ऑफ मॉडर्न मेजरमेंट्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड्स टू एक्यूरेटली डायग्नोज आइटम इक्विपमेंट कंडीशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो इसके लिए हमें गैजेट्स लगाना पड़ती हैं, यानी उसका प्रेशर नोट करना, उसका टेम्परेचर नोट करना, एम्पेयर्स नोट करना, वोल्टेज नोट करना। तो इसके लिए
यानी या तो ये मीटर्स लगते हैं या आप सेंसर्स लगा सकते हैं। अगर सेंसर्स लगा लेंगे तो इसको कंप्यूटर को सिग्नल दे सकते हैं, तो फिर कंप्यूटर एनालिसिस करेगा, कंप्यूटर आपको इंफॉर्मेशन देगा कि क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड करेगा। और अगर ये आपने गेजेस लगाई हुई हैं तो फिर आप शीट लेके हर वक्त ये रीडिंग ले रहे होंगे, घंटे बाद, आधे घंटे बाद, या 2 घंटे बाद, या शिफ्ट में एक बार, 2 बार, इस तरीके से आपको कुछ शेड्यूल करना होता है। तो इस तरीके से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मशीन में कोई मसला है, तो वो मसला आप अगर पहले हल कर लें तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो दैट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाकियों से थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि आपको इसमें कुछ इक्विपमेंट यूज करने होते हैं, गैजेट्स यूज करने हैं, कंप्यूटर यूज करना है, सेंसर यूज करना है। और इसके अलावा आपसे मैं बात कर रहा हूं कि मशीनें बात करती हैं, मशीनें बोलती हैं। जब मशीन बोल रही है तो उसकी जुबान को समझने वाला कोई होना चाहिए। तो जो उसकी जुबान को समझता है तो उमूमन वो जरा ज्यादा तनख्वाह वाला या एक्सपेंसिव आदमी होता है, तो उसके टाइम को एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। उसको हर एक चीज पे आपने नहीं जाया करना, क्योंकि उसकी एनर्जी को आपने ज्यादा करामत, जिसका आपको ज्यादा फायदा हो, वहां यूज करना है। तो आम जो छोटे काम है उसके लिए आपने कम तनख्वाह वाले लोग रखे होते हैं, और जो ज्यादा मुश्किल काम है उसके लिए ज्यादा तनख्वाह वाले लोग रखे होते हैं। बाकी ये देखें, मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, मेंटेनेंस प्लान, यानी आप प्लान कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए। मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल तो नहीं करना, उसके लिए आपको चेन पुली चाहिए, या फोर्कलिफ्टर चाहिए, या आप उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कितने बंदे उसके लिए चाहिए होंगे। तो ये सारा आप प्लान करते हैं, कितने लोग चाहिए आपको मेंटेनेंस के लिए। तो प्लानिंग के बाद शेड्यूलिंग होती है, और उसके बाद फिर आपका मेंटेनेंस का वो आ जाता है। मेंटेनेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप किसी मशीन को वापस रिस्टोर कर सकते हैं या इसको डिस्कार्ड करके नया लेना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेबिलिटी है। बात चीजें जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती। आप लोग शेव करते हैं तो 2 किस्म के रेजर्स आते हैं, एक है जिसमें आप ब्लेड चेंज करते हैं, एक है जिसको डिस्पोजेबल कहते हैं। तो जो डिस्पोजेबल है ये महंगा होता है, और जिसमें आप ब्लेड चेंज करते हैं वो सस्ता होता है। पुराने जमाने में सब लोग डिस्पोजेबल ब्लेड वाला रेजर रखते थे, बस उसमें से पुराना निकाल दिया, नया डाल दिया। आजकल जो है थोड़े प्रोसेसेस हो गए हैं, तो तकरीबन ब्लेड और रेजर की कीमत करीब आ गई है, तो लोग डिस्पोजेबल ले लेते हैं। और वो जो थोड़ी सी झंझट होती है कि एक निकाल के दूसरा लगाना, तो वो खत्म हो गया है। तो दिस इज मेंटेनेबिलिटी। एक्टिव रिपेयर टाइम, जब आप काम शुरू करें तो उससे एक्टिव रिपेयर टाइम कहते हैं। मशीनरी उसका डाउन टाइम है। डाउन टाइम का मतलब ये है कि वो खराब है, तो जब आप उसका रिपेयर शुरू करेंगे तो वो आपका एक्टिव रिपेयर टाइम हो जाएगा। और मीन टाइम टू रिपेयर, तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि कब ये खराब हुई, फिर आपने क्या किया, ये सारी चीजें उसमें डाउन टाइम में आ जाएंगी। ओवरऑल क्वालिटी, मेंटेनेंस पर्सन, इंस्पेक्शन, अवेलेबिलिटी, इसलिए ये आप लोग खुद पढ़ लेंगे। मिशन टाइम, डाउन टाइम स्टेटस, a total time during which the item is not in satisfactory operating state is called downtime. Logistic time, यानी कोई सामान आपके लिए आ रहा है और आप इंतजार कर रहे हैं। फेलियर, सर्विसेबिलिटी, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी ये एक ऐसी चीज है कि यानी एक काम को कई तरीकों से करने की सहूलत। यानी आपके घर में पानी आ रहा है सरकारी, लेकिन टैंकी में चढ़ता कभी है कभी नहीं है। तो अगर आपकी मोटर खराब हो गई है और पानी ऊपर खुद भी चढ़ सकता है, तो ये आपके पास रिडंडेंसी है। और एक्चुअली आप क्या करते हैं, पानी को अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर करते हैं और उसके बाद मोटर लगा के उसको चढ़ाते हैं। तो
एक काम के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको हम रिडेंडेंसी कहते हैं। यूजफुल लाइफ की कोई पार्ट है, कोई टूल है तो कितने अरसे चलता है, कंटिन्यूअस टास्क, ह्यूमन परफॉर्मेंस, एक्टिव रिडेंडेंसी और ह्यूमन एरर, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लें, समझ लें, और हम वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये आपका होम असाइनमेंट समझ लें कि ये आपने पढ़ना है। ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी से ये आप मजीद भी चीज़ें पढ़ लेंगे, ये भी आपका असाइनमेंट है। हम आगे बढ़ जाते हैं और डिस्कस करते हैं फेलियर। अगर आपकी मशीन खराब हो जाए तो नुकसान क्या होगा? चलें आप लोग खुद बता दें, बाद में मैं ये टॉपिक खोल लूंगा और वो डिस्कस कर लेंगे जो मैंने लिखा है। जी। सर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, इससे सर प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होने से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी आप जो पार्ट्स बना रहे थे और उनसे पैसे कमा रहे थे वो आपको अब अवेलेबल नहीं होगा। और क्या नुकसान होगा? सर जब हम दूसरा नया लेंगे तो इसके लिए सर हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये और नुकसान हो गया सर। क्या नुकसान होगा, दोबारा से बताएं। सर अगर नया लेना है तो इसके लिए सर हमें फिर पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये और ज्यादा नुकसान हो जाएगा सर। हाँ जी। तो हमने दो कर लिए कि एक तो लॉस्ट प्रोडक्शन, कि हमने प्रोडक्शन नहीं की, हमारा टाइम ज़ाया हो गया। और अब ये दूसरा आपने बता दिया कि हम जो स्पेयर्स इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, तो ये दूसरा नुकसान है। और तो सर हमारे पास फेलियर के बाद जो हमारे पास मतलब हमने नया पार्ट लगाना, उसके लिए हमने नए लोग हायर करने होंगे फिर मेंटेनेंस के लिए। तो दोबारा ला के हमने अगर नया पार्ट लगाना है तो उसके लिए फिर हम जो नए बंदे लाने हैं उनको फिर तनख्वाहें, उनके खर्चे, तो वो फिर एक्सपेंसेस आ गए जो मतलब एक किस्म का कंपनी को लॉस ही होगा। बिल्कुल जी, ये है लेबर, लेबर कॉस्ट। जब आपका ब्रेकडाउन होता है तो आपको स्पेयर्स तो लेने भी होते हैं, लेकिन स्पेयर्स के अलावा आपको मैन पावर भी चाहिए होती है वो काम जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो स्पेयर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये भी साथ आ गए। और टाइम लॉस होता है सर, यानी जब फेलियर हो जाता है तो सर उसके बाद हमने मेंटेनेंस करनी होती है। इस दौरान हाँ, जितना टाइम ज़ाया हो जाता है प्रोडक्शन के लिए, तो सर सबसे अहम लॉस ये है। हाँ जी। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर मशीन फेल हो गई है तो प्रोडक्शन लॉस हो गया है, तो वो हम प्रोडक्शन नहीं कर सके, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। तो इसके अलावा चलें, जो आप फीडबैक दे सकते थे मेरे ख्याल आपने दे दिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं, जो बच गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है लॉस रेवेन्यू ड्यूरिंग डाउन टाइम। आपकी मशीन से 5 घंटे खराब रही तो 5 घंटे आपने कोई प्रोडक्शन नहीं की, तो प्रोडक्शन आप करते तो आपको प्रॉफिट होता, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। और ये जब आप प्रोडक्शन यानी आप फुल स्विंग पे चल रहे हैं और आप ज्यादा कमा सकते हैं और आप उस वक्त ये बंद हो जाए तो ये ज्यादा नुकसान है। क्योंकि अगर आपकी मशीनरी कभी कभी चलती है तो फिर तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हफ्ते में आप 2 दिन या 3 दिन मशीन चलाते हैं और वो प्रोडक्शन आपकी कम हो गई तो आप अगले दिन चला लेंगे तो आप पूरी कर लेंगे। लेकिन अगर आपका काम मुसलसल चल रहा है और आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और फिर आपका इक्विपमेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है, तो ये फिर वापस आप उसको रीगेन नहीं कर सकते, तो ये लॉस, ज्यादा लॉस है। लॉस रेवेन्यू ड्यू टू लॉस ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस। आप जो चीजें बना रहे हैं
वो आप अपने लिए तो नहीं बना रहे, आप मार्केट में बेचने के लिए बना रहे हैं। और जब मार्केट में बेचने के लिए बना रहे हैं तो आपकी पहले से एग्रीमेंट है किसी के साथ कि मंडे को मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा या ट्यूसडे को डिलीवरी दे दूंगा, और फिर चूंकि आपने प्रोडक्शन नहीं की तो आप उसको डिलीवरी नहीं दे सकते। उस बंदे ने मंडे को एक्सपेक्ट कर रहा था तो ट्यूसडे को उसने भी डिलीवरी देना थी, तो उसने भी किसी के साथ वादा किया था, तो वो भी अपना वादा पूरा नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी वजह से उस आदमी का भी नुकसान हो रहा है, तो उसका आप पे एतमाद उठ जाएगा और फिर आइंदा वो आपके मुतबादिल के तौर पे किसी और को शामिल रखेगा अपने प्लान में। तो अगर आपसे वो उसको नहीं मिलेगा तो किसी और से ले लेगा, और अगर वो किसी और से ले ले और उस पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए तो फिर शायद वो आपके पास वापस आए ही नहीं। यानी आप लोग खुद अपनी आदत देख लें, आप कोई चीज चाहिए होती है, दुकानदार के पास जाते हैं, आपको पता होता है कि मैंने किस दुकान में जाना है। अगर वो दुकान बंद हो, आप किसी और दुकान में चले जाएं और वहां पे आप डिस्कवर करें ये तो हमें सस्ती भी दे रहा है और हमें अच्छी तरीके से एंटरटेन कर रहा है, तो फिर शायद आप वापस उसकी तरफ ना जाएं। या ये कीनिया से पाकिस्तान चाय मंगवाता था, तो उनके बड़ों ने पाकिस्तान उनको चावल देता था, तो ये आपस में इनका वो था कि वो हमें चाय देते थे और हम उनको चावल देते थे। उन्होंने कुछ एग्रीमेंट कर लिया इंडिया के साथ, उन्होंने चावल लेना बंद कर दिया हमसे। अब इंडिया तो चाय इंपोर्ट नहीं करता, वो अपनी चाय खुद बनाता है। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने यानी जो कीनिया से मंगवाने के थे उसके यानी आपको यानी एलसी खोलना पड़ती है इंपोर्ट करने के लिए, और कुछ सरकारी तरीके होते हैं वो फॉलो करना होते हैं। तो पाकिस्तान ने उनके लिए जो था इंपोर्ट को उसको स्लो कर दिया। इसके मुकाबले में यानी बांग्लादेश से या श्रीलंका से चाय का इंपोर्ट ज्यादा कर लिया। तो उन लोगों ने, उनके जो ताजिर थे, उन्होंने खुद शोर मचाना शुरू कर दिया कि हुकूमत से किया कि अगर आप ये चाय हम उनको नहीं दे सकते तो उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये अभी हमारा टेस्ट उनको चाय का अच्छा लगता है, अगर उन्होंने श्रीलंका या बांग्लादेश की चाय का टेस्ट अडॉप्ट कर लिया तो फिर वो हमारी चाय नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने हुकूमत पे जोर डाला कि इसको आप अपने फैसले पे नजरसानी करें। तो ये इस तरह होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं वो, एक तो मुझे गोल्ड लीफ का नाम पता है कि गोल्ड लीफ पे आदी हैं तो वो गोल्ड लीफ ही खरीदते हैं, लेकिन अगर कोई और उसने पी लिया और वो उससे अच्छा लगा तो शायद फिर वो अपना ब्रांड चेंज कर ले। तो ये होता है कि कस्टमर कॉन्फिडेंस आपको रखना होता है। नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि आपको अगर पार्ट खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करने का कॉस्ट होता है, वो खर्चा आपको करना होता है। रिपेयर कॉस्ट स्पेशली ऑफ लेबर, लेबर पाकिस्तान में तो सस्ता है, बाहर बहुत महंगा होता है, तो आपको लेबर का कॉस्ट भी बर्दाश्त करना होगा जब ब्रेक डाउन होगा। तो नुकसान होगा, जाहिर है आप प्रॉफिट कर रहे थे, अब प्रॉफिट की जगह लेबर का नुकसान, पार्ट्स खरीदने का नुकसान, और नुकसान ही नुकसान। और नीचे कास्ट ऑफ स्क्रैप, बात चीजें हैं जब आप वो बना रहे होते हैं और उस दौरान में यानी मशीन बंद हो जाए तो वो चीज जो है वो स्क्रैप हो जाती है। तो आपका जो प्रोडक्शन लाइन में जो चीजें थी वो तकरीबन यानी खराब हो जाएंगी या जाया हो जाएंगी या उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। जिस तरह के ये टेक्सटाइल में होता है कि ये धागे टूट जाते हैं, जब धागे टूट जाते हैं वो कपड़ा बनता है तो उसको फिर वो ए क्वालिटी में नहीं बेच सकते, उसको बी क्वालिटी में बेचते हैं। उसमें कपड़े में वो जगह जगह वो धागा निकला होता है, वो पता चलता है कि ये खराब वाला कपड़ा है, तो वो सस्ता बेचना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ क्लीन एंड रीस्टार्ट, इन चीज़ों को यानी आपके इक्विपमेंट को वापस रिस्टार्ट करने के लिए कुछ क्लीनिंग और कुछ लवाजमात होती हैं वो पूरे करने होते हैं।
इस तरह के ये ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन जो है ये एयर से लेते हैं, तो वो 8 घंटे में शुरू होता है उसका प्रोडक्शन। यानी अभी 9 बजे अगर आपने मशीन स्टार्ट कर दी तो रात 7 बजे ऑक्सीजन आना शुरू होगी। इस दौरान में अगर बिजली चली गई, आपकी मशीन खराब हो गई, तो ये जितने भी घंटे आपकी मशीन चली थी वो सारे जाया हो जाएगा। तो ये है कास्ट टू क्लीन एंड रीस्टार्ट। और अगली चीज जो है इंश्योरेंस प्रीमियम। आप पे इंश्योरेंस वाले अमूमन हम अपनी चीजों का इंश्योरेंस करवाते हैं, और इंश्योरेंस इसलिए करवाते हैं कि हम जो नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए अरबी लफ्ज है तकाफुल, कि ये हलाल है। वो तरीका ये है कि सारे लोग यानी प्रीमियम भर रहे हैं, सब पैसे दे रहे हैं, और किसी एक की मशीन खराब हो जाए तो वो पैसे कहीं और यूज हो जाते हैं, तो नुकसान किसी एक आदमी का कम हो जाता है। और जो ये सहूलत प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो इसमें से अपना थोड़ा सा कमीशन ले लेते हैं, लेकिन बेसिकली बाकी पैसे जो हैं वो सिर्फ ट्रांसफर होते हैं एक आदमी से दूसरे की तरफ। कंट्रीब्यूट सब कर रहे होते हैं, और जिसको जरूरत पड़ती है उसको ये मिल जाते हैं। तो ये इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस आपको करवाना पड़ती है इसलिए कि आपके बैंक ने आपसे कहा होता है कि इंश्योरेंस करवाएं। बैंक क्यों कहता है? ये जब आप बड़ा बिजनेस करते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, तो ये पैसे अमूमन आपके पास कैश में नहीं होते कि ये चीज ये कैश ले लो और ये पैसे दे दो। अमूमन ये पैसे जो हैं ये बैंक से लोन के थ्रू आप ले लेते हैं, और फिर आराम से ये पैसे उनको वापस देते हैं विद प्रॉफिट। तो विद प्रॉफिट क्यों? वो आपको पैसे दे देते हैं, आप उस पैसे पे कारोबार करते हैं। वो चूंकि उनका फील्ड नहीं है कि वो उस कारोबार को समझें और उसमें आपका मुनाफा मालूम करें, और फिर आपसे वो यानी मुनाफा लें कि कितना लें। ये आप आपस में जो है यानी जब आप आपस में कारोबार करते हैं, आप जिस तरह 3-4 लड़के मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इसी तरह 3-4 या 5-6 लोग मिलके बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो वो आप आपस में कॉन्फिडेंस होता है कि ये काम करेगा, ये काम करेगा, और ये इतना मुनाफा होगा, और वो आपको आ जाता है। तो ये तो आप आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। बैंक जो है वो आपके साथ काम नहीं कर सकता, तो वो अलग से एक रिडंडेंट पार्टनर आपका होता है, तो वो आपसे फिक्स मांगता है। और चूंकि इन बिजनेसेस में किसी में भी नुकसान नहीं होता, तो वो आपसे एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मांगता है। तो 8% है, 10% है, या 12% है उस पे, तो वो आपको बैंक को देने होते हैं। तो अगर आपका फेलियर होता है तो आप प्रॉफिट में तो नहीं जा रहे, लेकिन उनका प्रीमियम जो है उसका मार्कअप वो आपको देना होता है। तो मार्कअप भी आपको देना है, या हमने यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये उसका हिस्सा है। ये पैसे कभी भी किसी बड़े कारोबार के लोग यानी एक बंदा नहीं उसको अफोर्ड कर सकता। ये अमूमन ग्रुप मिलके आता है और ये बनाता है। ये बहुत कम होते हैं इस तरह के लोग, जिस तरह के मियां मनशाक की बात हो रही है, या आरिफ हबीब, या पत्नी क्या नाम है उसका। चंद लोग हैं पाकिस्तान में जो बहुत अमीर हैं और अपने बिजनेसेस खुद बनाते हैं। बाकी जो हम जैसे लोग हैं, तो हम अमूमन चंद लोग मिलके कारोबार शुरू करते हैं या बैंक से लोन लेके करते हैं। तो वो तो एज्यूम करेंगे आपने, क्योंकि जब बैंक से लोन लेते हैं तो आपने उनको एक प्रपोजल दिया होता है कि ये है, ये इस तरीके से मैं करूंगा, इसमें इतना प्रॉफिट होगा। आपने प्रॉफिट दिखाया होगा कि ये 20% है, 25% है, 30% है, और वो आपसे मांग रहे होंगे 8%, 10%, तो वो तो क्लियरली आपके एडवांटेज में है। तो जब वो आपसे आप उनको बताते हैं कि 30% मैं कमाऊंगा, और आपसे वो 10% मांग रहे हैं, तो यानी ज़ाहिर जायज है। और आपको एडवांटेज ये है कि अमूमन जो पार्टनर्स होते हैं इनमें चकचक बहुत आती है,
कि ये काम कर रहा है मैं नहीं कर रहा, या वो कर रहा है मैं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा, तो बैंक के साथ ये मामला नहीं होता। और फिर आपस में ये तो, जब बैंक का लोन खत्म कर दिया आपने तो वो सारा बिजनेस आपका हो गया। पार्टनर्स जो है वो फिर वो एक दूसरे के ताक में रहते हैं कि इसको मैं निकालूं और ये सारा मेरा हो जाए, जब ये प्रॉफिट में हो। जब नुकसान में हो तो वो कहते हैं कि बस किसी तरीके से मेरे पैसे वापस मुझे दे दो, तुम जो भी करना चाहो करो। तो ये लांझे चलते रहते हैं। तो ये है कास्ट ऑफ फेलियर। फेलियर्स होती कैसी है, ये जरा एक नजर या देख लें, या चले आप खुद बता दें कैसे फेलियर हो सकता है। जी। चलें, किसी इक्विपमेंट का लाइफ टाइम पूरा हो जाए सर। लाइफ टाइम चलें ये समझ लेते हैं कि किसी भी इक्विपमेंट के लिए वियर वक्त के साथ साथ होता रहता है। जब वो वियर इस मुकाम पे पहुंच जाए कि मजीद वो ना चल सके तो फेलियर हो जाता है। और मेंटेनेंस ना हो सर, जी जी मेंटेनेंस ना हो सर मशीनरी की सर, तो वो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो तो मशीन फेलियर हो जाएगा। और कोई हाई और जी मशीन पे ओवरलोडिंग सर, मशीन पे ओवरलोडिंग सर। हाँ, मशीन का प्रॉपर यूज नहीं हुआ तो फेलियर हो गया। और वेयर एंड टेयर की वजह से सर। हाँ, बाज वियर एंड टीयर जो है वो इम्प्रॉपर यूज की वजह से हो जाते हैं, तो इम्प्रॉपर यूज की वजह से वियर एंड टीयर। और एक्सपीरियंस पर्सन ना होने की वजह से सर, प्रॉपर जो मशीन को ऑपरेट यूटिलाइज, कर रहा है वो अगर हाँ एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है तो फिर फेलियर होगा। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया है। और रनिंग कंडीशन सर, जो अप्रोप्रिएट कंडीशन हो वो अप्लाई ना हो। हाँ, जो रनिंग के लिए कंडीशन चाहिए वो अप्लाई नहीं किए हैं। और चलें देख लेते हैं, तरीके कई हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए। तो जो इंडस्ट्रियल हैं उनको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी इसको हम कह देते हैं यानी इंडस्ट्रियल का मतलब ये है कि ये हम इंडस्ट्री में जब बात करते हैं उसकी टर्म्स में, तो क्या होगा, हम कहेंगे पुअर और डिफेक्टिव डिजाइन, कि डिजाइन जो है वो ठीक नहीं था। ये इस तरीके से उन्होंने नहीं बनाया था कि ये फेल ना हो, उसमें खामी थी तो वो फेल हो गया। नेक्स्ट है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, के डिजाइन तो ठीक था, मैन्युफैक्चरर ने जब वो बनाया तो वो अच्छा नहीं बनाया। तीसरा कि डिजाइन भी ठीक हुआ, मैन्युफैक्चर भी ठीक हुआ, इनकरेक्ट एप्लीकेशन, किस जगह किस काम के लिए लगाना था वो आपने किसी और काम के लिए लगा दिया, इसलिए ये जल्दी फेल हो गया। यानी आपको मशीन लगाना थी 1 हॉर्स पावर की, आपने लगा दी आधी हॉर्स पावर की, तो वो ओवरलोड चल रही थी, तो ओवरलोड थी और वहां पे अचानक वोल्टेज कम हो गया तो उसके एम्पेयर ज्यादा हो गए, इसलिए वो जल गई। इनकरेक्ट एप्लीकेशन है। रॉन्ग इंस्टॉलेशन, आपने उसको लगाया सही नहीं है, उसके अलाइनमेंट सही नहीं थे, उसके नट बोल्ट सही नहीं लगाए, उसको लेवल सही नहीं किया, तो जो आप सही तरीके से इंस्टॉल कर सकते थे आपने वो काम ही नहीं किया सही। और अगर ये सारे चारों आपने सही किए हैं तो वियर आउट, वक्त के साथ साथ तो खराबियां आती रहती हैं, तो वो खराब हो गया वक्त के साथ वियर आउट की वजह से। और फेलियर ऑफ अदर पार्ट्स आर कंपोनेंट्स, ये जो आपका पार्ट टूटा है खराब हुआ है, ये खुद खराब नहीं हुआ, किसी और के खराब होने की वजह से ये खराब हुआ है।
आसान सी मिसाल ये है, ये आपके गाड़ी में टाइमिंग बेल्ट होती है। आजकल जो नई गाड़ी आ रही है उनमें टाइमिंग बेल्ट की जगह टाइमिंग चेन आ गया है। अब चेन की लाइफ अच्छी आ गई है, ज्यादा हो गई है, तो बेल्ट की जगह चेन हो गया है। लेकिन पुरानी गाड़ियों में अब भी टाइमिंग बेल्ट होता है, लेकिन चेन भी खराब हो सकता है। तो जब ये टाइमिंग बेल्ट या चेन खराब होगा, क्या होगा? आपका केम शाफ्ट जो है वो वेल्स को प्रॉपर टाइम पे ओपन और क्लोज नहीं कर सकेगा। क्रैंक शाफ्ट आपका चल रहा है तो वो उन वेल्स के साथ टकराएगा, वेल्स सारे टूट जाएंगे, शायद आपका पिस्टन भी खराब हो जाए। खराब क्या हुआ था? एक बेल्ट खराब। और क्या हुआ? आपके वेल्स खराब हो गए और साथ में खतरा है कि आपका पिस्टन भी खराब हुआ हो। अगर पिस्टन पे लोड ज्यादा पड़ा है तो हो सकता है कि कनेक्टिंग रॉड भी खराब हो जाए। तो एक चीज की फेलियर से बहुत सारी और चीजें फेल हो गई। तो दैट इज बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ अदर पार्ट्स। तो ऐसा भी हो सकता है। और ग्रेजुअल डिटोरेशन इन परफॉर्मेंस ठीक तो है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो वक्त के साथ साथ खराब हो रही है। हम नोट करते हैं, हम जब नई गाड़ी लेके आते हैं तो कितना कर रही है? 15 किलोमीटर पर लीटर। थोड़ा चला लेते हैं, कितना करती है? 13 किलोमीटर पर लीटर। कुछ और चला लेते हैं, 11 किलोमीटर पर लीटर। तो फिर हम चले जाते हैं और उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं कि ये वापस ट्यून हो जाए, वापस 15 पे आ जाए। तो 15 पे तो शायद वापस ना आए, 14 पे आ जाए। तो ये ग्रेजुअल डिटोरेशन इन परफॉर्मेंस मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से होती रहती है। ये है इंडस्ट्रियल काजेज। और अब हम अपना ये कर लेते हैं मैकेनिकल। तो मैकेनिकल काजेज क्या क्या है? ये एक डायग्राम हमने बनाया है। इसमें है क्रीप। यानी क्रीप का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा जो इक्विपमेंट है उसमें क्रीप आता है, यानी लंबाई थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रेस में होता है और कुछ वक्त के बाद फेल हो जाता है। मेटलर्जिकल फेलियर यानी उसको जिस जिन यानी स्टील में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें पूरे सही नहीं थे तो उसकी वजह से खराब हो गया। बेंडिंग फेलियर यानी बेंडिंग स्ट्रेस उस पर ज्यादा आ गया। इंस्टेबिलिटी फेलियर यानी आपने उसको लगाया ही सही नहीं था, वो स्टेबल नहीं था। जब वो स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जहां पे स्ट्रेस होना चाहिए ज्यादा तो वहां कम था, और जहां कम होना चाहिए वहां ज्यादा था, उसकी वजह से फेल हो गया। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये तो डिजाइन की वजह से होगा कि आपने प्रॉपरली डिजाइन नहीं किया, जहां पे स्ट्रेस कम होना चाहिए वहां ज्यादा है। टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ यानी टेंसाइल यील्ड तक आपने उसको लोड किया है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ आपने यील्ड स्ट्रेंथ से भी ज्यादा लोड किया है। कंप्रेसिव फेलियर, ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गया है। बेंडिंग, ये बेयरिंग फेलियर, फटीग फेलियर। फटीग फेलियर जो है वो ज्यादा अरसे साइक्लिक लोडिंग की वजह से होता है, बार बार लोड अनलोड लोड अनलोड, तो उसकी वजह से फेलियर को हम फटीग फेलियर कहते हैं। बाजू काट हमारे पास काटने के लिए आरी नहीं होती, स्लाख होता है हमारे पास, तो हम उसको बार बार बेंड करते हैं, सीधा करते हैं, तो हम उसको फटीग फेलियर कराते हैं। शेयर लोडिंग फेलियर, मटेरियल फ्लॉ फेलियर, तो ये हैं। इनमें से चंद को यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया है। ये है डिफरेंट टाइप्स मोड्स, तो ये आपको अवेलेबल होंगे। बेयरिंग फेलियर क्या है, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ फेलियर, तो ये आप लोग फिर आराम से पढ़ लेंगे। इंडस्ट्री में वो तो हमने बात की थी कि वो भी इंडस्ट्रियल काजेज थे, लेकिन वो यानी उसकी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग से और उसकी अलाइनमेंट और वो उनकी वजह से कि आपने सही लगाया या नहीं लगाया।
अब अगर कोई यानी कंफर्म है कि अब इंडस्ट्रियल कोई मसला इसमें नहीं और फेलियर होती है, तो इसको हम कहते हैं जनरल काजेज ऑफ फेलियर। तो जनरल काजेज ऑफ फेलियर में क्या है? एब्रेजन, सरफेसेस जो है वो एक दूसरे के साथ टकरा के वेयर आउट हो जाते हैं। आपके जूते एब्रेजन से घिस के फेल होते हैं। एब्यूज, गलत इस्तेमाल से। एज ड्यूरेशन, उम्र उसकी ज्यादा हो गई है। बॉन्ड सेपरेशन, ये भी आपके जूतों में भी हो सकता है। यानी आजकल जो जॉगर्स वगैरह आते हैं, इसमें लोअर सोल जो है ये अपर के साथ गोंद से जोड़ते हैं, तो वो बाज़ औक़ात सेपरेट हो जाता है। तो इस किस्म के अगर कहीं पे लगे हुए हैं बॉन्ड्स, तो उनके अलहदा होने से फेलियर हो सकता है। कंज्यूमेबल डिप्लेशन, यानी आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये कंज्यूमेबल है। आपकी गाड़ी चल रही है, उसमें पेट्रोल नहीं है, तो ये भी कंज्यूमेबल डिप्लेशन है। तो जो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। आपका रॉ मटेरियल भी इसमें कंज्यूमेबल में है, वो भी खत्म हो जाए। कंटेमिनेशन, गंदगी किसी चीज में आ जाती है। आपके मोटरसाइकिल में टैंकी के बाद फिल्टर होता है, तो वो फिल्टर भी कभी कभी चौक हो जाता है, तो आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होती। तो आप लोग उसको खोल के उसमें से गंदगी निकाल लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। दैट इज कंटेमिनेशन। कोरोजन, यानी जंग लग जाए, डर्ट, गंदगी आ जाए। कंटेमिनेशन, थोड़ा गंद है, डर्ट ज्यादा है। फटीक, फ्रिक्शन। ऑपरेटर्स नेग्लिजेंस, ऑपरेटर को देखना होता है कि फ्लो कितना देना है, और वो उससे अपने मोबाइल में बिजी हो तो फ्लो ज्यादा हो जाए, या मशीन पे लोड लाजमी होना चाहिए, वो लोड अचानक खत्म हो गया, मशीन ने एक्सेलरेट कर दिया और कुछ तोड़ दिया। पंक्चर, अब आपकी गाड़ी है, ये चल रही है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो वो रुक जाएगी। इसी तरह आपका इंडस्ट्री में कोई पाइप पंचर हो सकता है, या और भी इस तरह के कुछ हो सकते हैं जिसमें फ्लो एक जगह की जगह दूसरी जगह चला जाए। शॉक, जलजला भी हो सकता है। स्ट्रेस, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, वाइब्रेशन, वियर, तो ये सारे आम जनरल काजेज ऑफ फेलियर हैं। तो ये सारा आज का काम हमने पूरा कर लिया है। आपका कोई सवाल है आप आज के हिसाब से तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये हमारा टाइम टेबल है। आज की क्लास ये 2 बजे होना थी, हमने ये 8 बजे ले ली है, तो आइंदा भी इंशाल्लाह हम इसको 8 बजे ही लेंगे। कोई सवाल है आपका तो आप लोग पूछ लें। जी, नहीं है सर। सर कोई सवाल नहीं है। यस सर। सर प्लीज ये जो स्लाइड्स है ना और बुक सर ये अपलोड कर दें। हाँ, ये सारे अपलोड हो जाएंगे। सही है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ।